So hello future doctors and engineers. So here we go to solve some other important problems of this chapter. Okay, तो मैं यहाँ पे कुछ other additional concept यहाँ पे discuss करूँगा जो इस पूरे chapter को cover करेंगे और इसके सारे numerical problem then you can solve. Okay, तो start करते हैं इससे। अपने पहला जो question हमें given है, if physical quantity x depends on y and z as where a, b and c are constant, which of the following do not have the same dimensions। मतलब हमें बताना है इन द गिवन ऑप्शंस कौन सा पेयर है जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे और इसको आप लिख लेते हैं हम इसको। तो ये है x इज इक्वल टू दिस इज a y प्लस b 10 o c z, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप देखो ये पूरी क्वांटिटी एक ये टर्म और ये पूरा टर्म, ठीक है, प्लस साइन से कनेक्ट है। तो अगर आपको याद हो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद हो क्योंकि आप सबने भी पढ़ा होगा, व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी दिस वन एंड दिस वन कनेक्टेड या एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर ये उन दो फिजिकल क्वांटिटी या तीन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, so it is possible only when they are dimensionally equal। मतलब अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट वो ये बोल रहा है कि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास और इधर जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज हैं, तो राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज अगर किसी प्लस या माइनस साइन के साथ कनेक्टेड है तो ये तभी पॉसिबल है जब उनकी डायमेंशन आपस में इक्वल होगी। एज वेल एज ये पूरा इक्वेशन, ये जो पूरी इक्वेशन दिख रही है जो x है इसकी डायमेंशन इसकी इक्वल होनी चाहिए और इसकी डायमेंशन इसकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इंडिविजुअली हर एक टर्म के डायमेंशनली इक्वल होगी। मींस यू कैन से डायमेंशन ऑफ x शुड बी इक्वल टू ay and dimension of x as well should be equal to b10 of cz। और ऐसे भी लिख सकते हो चूंकि ये पूरा टर्म प्लस साइन से कनेक्ट है तो ए वाई की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू b10 ऑफ cz, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आई थिंक ये आप सबने पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी का ये प्रिंसिपल था जो बेसिक से आपने डायमेंशन में पढ़ते हो। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट में आपको उसको बताता हूँ समझाने के लिए। तो लेट अस कंसीडर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों कि ये है मेरे पास एक कैरेक्टर, ठीक है। अब इस कैरेक्टर के फर्दर आप ऐसे समझेंगे, दो बच्चे हैं, ठीक है, ये है चुन्नू, मैं दो मान के चल रहा हूँ, प्लस एक बच्चा हो रहा है इनका, ये आपका मुन्नू। ये मुन्नू है, तो ये चुन्नू और ये मुन्नू और ये इन दोनों की माँ है, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे समझो इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये माँ है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है माँ, ये चुन्नू की भी माँ है और ये ही मुन्नू की भी माँ है। समझना आप, जैसे x की डायमेंशन इसकी भी इक्वल होगी और इसकी, क्योंकि ये इसी के बेटे हैं। मतलब या तो आप ये बोल दो इनको समझाने के लिए कि बेटा चुन्नू ये मैं तेरी माँ हूँ और बेटा मुन्नू तेरी भी मैं माँ हूँ, ठीक है। या आप ऐसे भी तो बोल सकते हो क्योंकि ये दोनों की माँ है, बेटा चुन्नू और मुन्नू तुम दोनों भाई हो। मतलब राइट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी वो प्लस या माइनस से अगर कनेक्टेड हैं तो वो आपस में इक्वल होंगे। ये देखो आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पे चुन्नू और मुन्नू आपस में भाई भाई हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं चुन्नू और मुन्नू आपस में भाई भाई हैं, मतलब इस तरीके से देखो, ठीक है। और ये जो माँ है ये चुन्नू की भी माँ है, यानी माँ की डायमेंशन चुन्नू के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और माँ की ही डायमेंशन आपके मुन्नू के भी इक्वल होनी चाहिए क्योंकि ये माँ है इनकी। अगर इसमें और भी होते तो वो सबकी माँ होती। मतलब लेफ्ट हैंड वाली क्वांटिटी को राइट हैंड वाले ईच जो प्लस या माइनस से कनेक्ट हो गए सबके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। मतलब ये इसकी भी माँ इसकी माँ और ये आपस में भाई भाई हैं या बहन या भाई हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी में हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड की क्वांटिटी को राइट हैंड की क्वांटिटी के इक्वल करना होता है जितनी भी वो प्लस माइनस से कनेक्ट होती हैं।
तो दोस्तों ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। आगे आने वाली सारी प्रॉब्लम्स में इसका आपने यूज करना है। अगर कोई दो क्वांटिटी आपस में प्लस या माइनस के साथ कनेक्ट होंगी तो उनको आप इक्वल कर सकते हो डायमेंशनली, या अगर वो कंप्लीट इक्वेशन है तो उसकी लेफ्ट साइड की जो क्वांटिटी होगी वो इंडिविजुअली उनके डायमेंशनली इक्वल होगी। ओके, ये आपने यूज करना है इसमें मेन कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ही हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एक इक्वेशन गिवन थी। तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। तो देखते हैं एक्स और बी की डायमेंशन सेम है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि उसने बोला डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, मतलब एक्स और बी की डायमेंशन अगर सेम नहीं होगी तो एक करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही इसमें चेक करेंगे, वैसे ही इसमें, वैसे ही इसमें। तो एक्स और बी, तो देखते हैं एक्स कहाँ पे। आप देख सकते हो एक्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, और इसका मतलब एक्स की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू ए वाई, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है आपको देखो ये, यानी मैं लिखूंगा ए वाई, ठीक है। मतलब जो x की डायमेंशन होगी वो ए वाई के इक्वल होगी, तो b के इक्वल होगी कि नहीं होगी, हमें तो ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ए वाई एक फर्स्ट टर्म है और बी टेन जेड ये पूरा सेकंड टर्म है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स माँ की तरह काम कर रहा है और उसका एक बच्चा ये है, दूसरा बच्चा ये होगा बी टेन ऑफ सी जेड। और दोस्तों आपको याद होगा, आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो वन से। हेंस यू कैन राइट एक्स की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू बी की डायमेंशन, तो ये करेक्ट है। एक्स की डायमेंशन बी के इक्वल होने वाली है। तो ये तो दोनों इक्वल हो गए, मतलब हमें जो सेम नहीं है वो बताना है। तो ये तो इक्वल है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो, क्योंकि इनकी डायमेंशन इक्वल आ चुकी है बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के साथ साथ एक अदर कॉन्सेप्ट यूज हो गया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको हम वन से रिप्लेस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन सी और जेड माइनस वन। तो सी और जेड माइनस वन की डायमेंशन अगर सेम आ गई तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, डिफरेंट हो गई तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो इसी में देखो सी जेड कहाँ, सी जेड तो टेन के साथ सी जेड है। जब टेन की कोई डायमेंशन नहीं है इस पूरे टर्म की, तो उसकी इस एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। इट मीन सी जेड कैन बी रिटन एज वन। तो सी को हम लिख सकते हैं वन बाई जेड, और जेड की डायमेंशन जेड माइनस वन लिखी जा सकती है। तो जो डायमेंशन सी की होगी वो ही जेड माइनस वन की होगी, मतलब ये आपस में इक्वल हो गए। तो सी और जेड माइनस वन की डायमेंशन तो सेम आ गई, मतलब इसको आप सेम लिखोगे, ये सेम है और ये भी सेम है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर नहीं है। अगर वो सेम वाले पूछता है हमारे आंसर हो जाते हैं, ठीक है। बट उसने बोला है डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। अब हमें देखना पड़ेगा सी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे y एंड बी बाई ए की वैल्यू देखनी है, तो हमने इसको निकाला था देखो। ये देखो x इजक्वल टू ए वाई है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूंगा x इजक्वल टू ए वाई, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से x बाई ए, और x का डायमेंशन b के इक्वल है तो b बाई ए। इट मीन्स अगर मैं y की डायमेंशन की बात करूँ तो y की डायमेंशन b ओवर a के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो ये भी करेक्ट है, मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, और ये हमारा आंसर नहीं। अब लास्ट ऑप्शन बचता है, वही आपका सही होना चाहिए, जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है। एक्स एंड ए, देखो एक्स की डायमेंशन तो बी के इक्वल है और यहाँ पे ए वाई के इक्वल है, तो इंडिविजुअली एक्स की डायमेंशन ए के इक्वल नहीं हो सकती। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, मतलब इन दोनों की डायमेंशन आप में सेम नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके गाइस, तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखते हैं क्या है इसमें। द वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस इज गिवन एज दिस p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस b इक्वल टू nRT, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनर्जी। इसमें क्वेश्चंस को कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें बताना है कि एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो तो आपको पता ही है ml2t माइनस टू। एनर्जी की डायमेंशन से डिफरेंट जिस टर्म की डायमेंशन है इन ऑप्शंस में, वो हमें बताना है कौन सा होगा। ओके, कि उसकी डायमेंशन एनर्जी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो देखो ऐसा क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होता है, पहले तो इक्वेशन आप लिख लो p प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, ये आपको गिवन है, एंड v माइनस बी इक्वल टू एन आर टी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ए की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, बी की निकालनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। तो यार आप देख सकते हो यहाँ पे ये नहीं बताया कि कौन सी क्या चीज़ है, बट अगर आपको याद हो इस इक्वेशन में पी प्रेशर होता है,
ठीक है, और V आपका वॉल्यूम होता है, और V वॉल्यूम हो गया, B A B सम कांस्टेंट मान लो जिनके डायमेंशन हमें नहीं पता, N मोल, R गैस कांस्टेंट, T द टेम्परेचर। ओके, ये आपके टर्म्स हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस पूरे रिलेशन को, इस रिलेशन में ये जो P प्रेशर है ये A बाई वी स्क्वायर टर्म के साथ प्लस के साथ है, यानी ये दोनों ऐड रखे हैं। तो अगर ये ऐड हो रखे हैं तो ये डायमेंशनली इक्वल होने चाहिए। अभी अभी हमने सीखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब P की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू A ओवर वी स्क्वायर। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी तो A आएगा यहाँ से पी वी स्क्वायर। क्लियर है? तो इट मीन्स ए की जो डायमेंशन आएगी गाइज वो आएगी यहाँ पे, पी की डायमेंशन आप निकाल लो, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और एम एल टू टी माइनस टू ओवर ए इज एल टू, यानी ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये बेसिक डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट किसी भी क्वांटिटी की अगर डायमेंशन आपने निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लिखो, इंडिविजुअल की डायमेंशन लिखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे। मतलब आपको आफ्टर ऑल फॉर्मूला याद होना चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का और उसकी डायमेंशन चाहते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रेशर की डायमेंशन आ गई एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू वॉल्यूम की डायमेंशन आप सबको पता होती है, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, तो यहाँ पे स्क्वायर भी है तो एल सिक्स हो जाएगा। तो ए की जो डायमेंशन आएगी एम एल फाइव टी माइनस टू, ये आ जाएगी आपका ए की डायमेंशन। और इसी तरीके से आप सेकेंड टर्म को देखो, v माइनस बी है, यानी v और b माइनस साइन के साथ कनेक्ट है, मतलब दोनों के डायमेंशन आपस में इक्वल होने चाहिए तभी उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये एल क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज बी, तो ये आ गया देखो इसकी डायमेंशन। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया। ओके, और इनकी हमें पहले से ही पता है, तो पी वी की डायमेंशन चेक कर ली जाए। तो यार P आपका प्रेशर है और उसकी डायमेंशन है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे गाइज आपको। ये एल क्यूब है, एम एल टू टी माइनस टू। आप देख सकते हो पीवी जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू है, मतलब वो एनर्जी के इक्वल है। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। उसने बोला जो करेक्ट, जो इक्वल नहीं है वो जो डिफरेंट डायमेंशन है जिस टर्म की, वही आपने इसमें से सेलेक्ट करना है। ओके, अब देखते हैं ए बाई वी स्क्वायर। तो ए की जो डायमेंशन आई है वो ये रहा, एम एल फाइव टी माइनस टू, और वी स्क्वायर का मतलब एल का क्यूब का सिक्स हो जाएगा, एल सिक्स। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये देखो ये एनर्जी के इक्वल नहीं है क्योंकि एल टू है या माइनस वन, तो दिस इज करेक्ट। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके डायमेंशन भी कहीं ना कहीं एनर्जी के इक्वल आ रही होगी पक्का। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ए की डायमेंशन है एम एल फाइव टी माइनस टू, और बी की डायमेंशन आई गाइज एल थ्री, और डिवाइड में वी स्क्वायर एल सिक्स। ठीक है, तो देखो ये सिक्स सिक्स, यहाँ टू बचेगा तो यहाँ बचेगा एम एल टू टी माइनस टू। देखो एनर्जी के इक्वल आ गया कि नहीं, तो मतलब ये भी हमारा सही नहीं होना था। तो जो एनर्जी के इक्वल नहीं है वो बताना था, और बीपी ये आपको चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, बट ऐसे नहीं पूछा गया है। उसने पूछा था ए की डायमेंशन बताओ और बी की डायमेंशन बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बट इसमें कुछ अलग तरीके से पूछा गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके गाइज, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस, मतलब इसमें पेयर्स हैं जिनके डायमेंशन सेम नहीं है आपस में। तो सबसे पहले ए बी सी डी चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो, जैसे टॉर्क एंड वर्क। यार टॉर्क एंड वर्क तो सबको पता है यार, इसकी जो डायमेंशन होती है आपस में इक्वल होती है, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन तो सेम ही होने वाली है दोनों की यार, तो ये तो सही है। तो उसने बोला नॉट हैविंग द सेम वन, ये तो सही है, दोनों डायमेंशन सेम है। अब देखो स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस, ये भी सबको पता है। स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो यंग मॉडुलस, तो स्ट्रेस है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, और यंग मॉडुलस आपको पता है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन।
और स्ट्रेस को आप लिख सकते हो फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन को आप लिखते हो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, अगर मैं लीनियर ले लूँ, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो देखो लेंथ लेंथ डायमेंशन सेम है, तो ये डायमेंशनल लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, m0 l0 t0 आप लिख सकते हो। तो चूंकि इस टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो जो यंग मॉडुलस है वो डायरेक्ट किसी इक्वल आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी स्ट्रेस के इक्वल, मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम होने वाली है, तो ये भी सेम डायमेंशन वाला होगा, ये भी सेम डायमेंशन है, इन दोनों की डायमेंशन भी सेम है, पर उसने बोला जो सेम नहीं है वो लिखना है। अब बचा मोमेंटम एंड प्लैंक्स। अब हम बात करेंगे मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो यार मोमेंटम तो आपको पता है, दैट इज mv, और इसको आप लिख सकते हो m l t माइनस वन। और अगर प्लैंक कांस्टेंट भी यही आ गई तो फिर सही हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट आप निकाल सकते हो इज इक्वल टू h न्यू। तो h आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट फ्रिक्वेंसी, एम एल टू टी माइनस टू, फ्रिक्वेंसी होता है टी माइनस वन, एक टी कैंसिल, दिस इज एम एल टू टी माइनस वन, ये बन गया आपका। और ये इक्वल नहीं है, मीन्स इनकी डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट वन। अब ये ऑप्शन हमने चेक नहीं किया, वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये करेक्ट हो चुका है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो ये तो मतलब सेम डायमेंशन ही होंगे। यहाँ पे जो स्पीड की डायमेंशन होती है स्पीड की, तो स्पीड की डायमेंशन आप सबको पता है, दैट इज एल टी माइनस वन होगी, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की होल पावर माइनस वन, वो ये जो टर्म है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी। अब यार ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है, आपको याद होगा यहाँ पे, अगर आपको नहीं याद है तो आपने याद रखना है, ये पूरा रेशियो या तो ऐसे लिखा होगा प्रोडक्ट में होल पावर माइनस वन बाई टू, या वन बाय अंडर रूट दिस, इस ये सी के इक्वल होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट। याद रखोगे ज्यादा बेटर है, स्पीड ऑफ लाइट। अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, पहले आप म्यू नोट की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, पुट करोगे, रूट लोगे, यार विल टेक लॉन्ग टाइम, हो सकता है आपको याद भी ना हो, फॉर्मूला ही ना याद हो कैसे करनी है, ठीक है। इसलिए ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, दैट्स इट, मतलब इस पूरे टर्म की डायमेंशन एल टी माइनस वन ही है, और ये सेम डायमेंशन रखते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें चूंकि इन दोनों का कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता था, या आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले इसकी डायमेंशन बताओ। तो यार गाइस इसकी डायमेंशन अब आपने थोड़ा स्मार्टली काम करना है। अगर इसकी डायमेंशन आपसे पूछता तो दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो इसको निकालेंगे ना इसको निकालेंगे, बस हम दिमाग लगाएंगे, यार इसकी डायमेंशन हमें पता है ये होती है, तो यहीं से इसको निकाल लेंगे ना, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, तो आ जाएगी। कभी कभी पूछ लेता है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर वन बाई टू की डायमेंशन बताओ, जबकि यहाँ माइनस वन बाई टू है, उसने केवल वन बाई टू, तो उसको ऊपर लेके जाओ, उसको नीचे लेके आओ, आ जाएगी। तो क्या आएगी, जब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो एल माइनस वन हो जाएगा, और टी प्लस वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगी। इसको भी आप निकाल सकते हो कैसे भी, मीन्स ये प्रोडक्ट है दोनों का, तो कैसी भी पावर आपको दे दे, अब इसकी हेल्प से उसको आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस टाइप का फ्यूचर में अब कोई भी क्वेश्चन मिलेगा गाइस, यू कैन हैंडल दैट प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ओके। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट है, देखो देखो जेई मेंस 2019 में पूछा भी गया है दोस्तों। देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो आपको आई थिंक सबको पता होगा, रेजिस्टेंस की डायमेंशन काफ़ी पूछी जाती रहती है और आपको याद होनी चाहिए। रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने के लिए हम ओम्स लॉ यूज करते हैं, तो आर वहाँ से निकाला जा सकता है वी बाय आई। तो वी आपका पोटेंशियल होता है दोस्तों, पोटेंशियल जो होता है उसको आपको याद होगा वर्क पर यूनिट चार्ज लिखा जा सकता है, जिसको मैं वर्क पर यूनिट चार्ज इनटू करंट पहले से, अब इनकी डायमेंशन इजीली आपको पता होती है। पुट करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा रेजिस्टेंस की डायमेंशन है क्या, फिर वो इनमें से किस क्वांटिटी की इक्वल होने वाली है, नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज एम एल टू टी माइनस टू, और क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, चार्ज को आप क्या लिखेंगे ए टी, और आई और स्टैंडर्ड है तो ए बनेगा। तो देखो यहाँ पे एम एल टू टी एक ऊपर जाएगा माइनस थ्री, और ए माइनस टू, ये बनेगी रेजिस्टेंस की डायमेंशन। अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं रेजिस्टेंस की डायमेंशन, उसने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा है, ऑलरेडी एक वीडियो में आपको इसको बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा इसमें से कौन सी क्वांटिटी रेजिस्टेंस की डायमेंशन के इक्वल है, तो ये टिपिकल टास्क हो गया यार, सबको चेक करना पड़ेगा। तो देखो म्यू नोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड ऑल, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कैसे करें, ठीक है। अब मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ उसको,
तो अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको करेगा तो गाइस वो म्यू नोट निकालेगा, एप्सिलॉन नोट डिवाइड करेगा, रूट लेगा, फिर ऊपर इसको रखेगा, इसको फिर ऐसे ऐसे मतलब सॉल्व करेगा, तो बहुत टाइम उसको लगने वाला है। तो पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जब समझ में आएगा तो नेक्स्ट आने वाली प्रॉब्लम हम बहुत ईजिली जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर अब हम इसको फिर डायरेक्ट याद रखेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। तो ये डायमेंशन है आपकी इसकी। अभी अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था गाइस, एक रिलेशन मैंने ये बताया था कि कहीं भी आपको म्यू नोट एप्सिलॉन नोट दोनों एक साथ दिखाई दे, और ये काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन बताओ, ये भी पूछा जाता है। म्यू नोट की डायमेंशन बताओ, ये भी पूछा जाता है। बहुत आते हैं भाई नीट में, आप चेक करेंगे आईआईटी में इवन बहुत ज्यादा रिपीट होके आते हैं बार बार, ठीक है। इंडिविजुअल डायमेंशंस इनकी पूछी जाती है। याद तो नहीं होंगी, ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कैसे निकालना मैं बता देता हूँ आपको। बस आप अपने एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन निकालनी है दोस्तों, और ये इजी है थोड़ा इसको निकालना। आपको पता होगा कुलम्ब्स लॉ का फोर्स, आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, आप सबको पता है। तो एप्सिलॉन नॉट जब आप निकालोगे यहाँ से, तो Q1 Q2 ओवर एफ आर स्क्वायर, वो तो आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन आएगी, क्यू चार्ज है, चार्ज होता है 80, दो चार्ज है तो स्क्वायर कर दो, और नीचे फोर्स आएगा mL t-2 इंटू आर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस L2 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास m-1 L-3 टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा T4 और A2। ये बनेगा आपका एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने इसको एक बार सॉल्व कर लिया, फिर थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन हैंडल करना। अब चूंकि ये आपको पता चल गया है, अब अभी अभी मैंने आपको बताया था एक रिलेशन। अगर हमें ये गिवन है हाफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, तो ये सी के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैंने अभी भी आपको बताया था 1/√, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इक्वल टू सी, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इक्वल टू, यहाँ से आएगा सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ से म्यू नोट निकाल लूँ तो म्यू नोट आएगा 1/एप्सिलॉन नोट इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो म्यू नोट इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट, ये रहा देखो, m-1 L-3 A4 ए स्क्वायर, सॉरी T4 ए स्क्वायर इंटू सी। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है तो उसको स्क्वायर करो, सी की डायमेंशन होती है LT-1, तो ये L स्क्वायर होगा, T-2 हो जाएगा। तो जो म्यू नोट की वैल्यू बचेगी आपके पास, यहाँ से आप चेक करेंगे एम, ओके, तो पहले इसको 1/, में ही निकाल लेते हैं, 1/m-1, L स्क्वायर है तो L-1 और T2 और A2, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा M-L-T-2 A-2। तो ये बन जाएगा आपका म्यू नोट की वैल्यू। तो म्यू नोट की वैल्यू ये आएगी दोस्तों, आप ध्यान से देखें। तो म्यू नोट आपके पास आ गया है, एप्सिलॉन नोट आपने पहले ही निकाल लिया था। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको इतना करने के बाद जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो अब आपने तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले आप म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट को चेक करो क्या है। म्यू नोट की वैल्यू आई है M-L-T-2 A-2 डिवाइड में, ठीक है। एप्सिलॉन नोट आया है M-1 L-3 T4 एंड A स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, m ऊपर जाएगा तो M2 हो जाएगा, L और T1 पहले से, L1 पहले से ही है, 3 माइनस तो 4 हो जाएगा, एंड T यहाँ पे 6 हो जाएगा, और A 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा आपके पास। और इसको M1 चाहिए, यहाँ पे L2 चाहिए, T-3 चाहिए। अच्छा, टी ऊपर जाके -6, T-3 और A-2 चाहिए, तो ये भी ऊपर जाके -4 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर माइनस है तो ये ऊपर जाके माइनस, ये चाहिए आपको, लेकिन ये तो है ही नहीं। तो अब आपको क्या करूँ, अगर इस पे रूट होता, अगर मैं इस पे अंडर रूट लगा दूं, देखो आप ध्यान से, तो रूट लगाने से क्या बचेगा, m बचेगा यहाँ पे, यहाँ L2 बचेगा, यहाँ T-3 बचेगा, और यहाँ A-, क्योंकि
रूट से बाहर निकल के यही बचना चाहिए। देखो मतलब अगर इसमें मैं रूट लगा देता डायरेक्ट, और तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन आर के इक्वल नहीं है, बट रूट वाला यानी दिस वन इज द करेक्ट, ये आर के इक्वल है। तो आर के इक्वल आ गई ये डायमेंशन। अगर अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट है तो दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगी इस क्वेश्चन को करने में गाइस, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बनाने में अब इन फ्यूचर आपके बहुत काम आने वाला है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यानी डायरेक्ट अब आज के बाद आपने याद रखना है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो कैन बी रिटन एज म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रख लेना दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको, आपके क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे इनका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो होता है और वन बाई प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट वो सी के इक्वल होता है, वैसे रेजिस्टेंस आगे के लिए आपने याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी वो अंडर रूट में म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया अंडर रूट में एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो ये 1/r के इक्वल होगी, रिमेंबर। ठीक है, दिस इज 1/r, रेजिस्टेंस का रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी आपने याद रखना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा गाइज, मैं इसमें क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा था, और आपका टाइम बचेगा। अगर फ्यूचर में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से डील करेंगे, आपको पूरी ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, आपने इसको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यार आप देख सकते हो अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है, इन एसआई यूनिट द डायमेंशन ऑफ दिस, इसकी अब डायरेक्ट डायमेंशन पूछ लिया यार, एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट पूछा है। लेकिन तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया, अब देख आप कैसे उड़ा देते हो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट। हमें पता है आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो आर की डायमेंशन है हमें इसका रिवर्स पूछा है, तो यार रिवर्स क्या हो जाएगा इसका, एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट, ये हो जाएगा 1/r। तो जो आर की डायमेंशन है वो रिवर्स कर दो, यानी एम, अभी अभी हमने जो आर की डायमेंशन निकाली थी, आर की जो डायमेंशन है ml2t-3a-2। ठीक है, ml2t-3a-2, तो r की जो डायमेंशन होती है ml2t-3a-2 ये होती है, तो उसको रिवर्स करेंगे तो ऊपर जाएगी m-1l-2t3 और a2, तो ये आएगी इसकी डायमेंशन, यानी अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की डायमेंशन आएगी। चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा, m-1 होना चाहिए, इसमें तो नहीं है, इसमें है l-2, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये बचा, ये चेक करो आप, m-1 l-2 t3 और a2, ये करेक्ट है। देखो डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन यार, तो इसका मतलब इससे हमें फायदा हो गया कि ये रेशियो हमें पता होना चाहिए, फिर ये ऐसे क्वेश्चन हम बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। स्मार्ट प्रॉब्लम है दोस्तों, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकन प्रोसेस हो सकता है आपके लिए, तो आपने टाइम बचाना है और अपने क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन जेईई में प्लस नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस, तो बेसिक है। इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, if a force F, acceleration A and time T are taken as fundamental units, ठीक है, मतलब फोर्स देखो फंडामेंटल नहीं होता है, एक्सीलरेशन भी नहीं होता है, टी होता है, बट इनको माना है कि अगर इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कंसिडर कर लें, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, तो बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा डायमेंशनल, ऑब्वियसली वो एफ ए और टी के टर्म्स में होना चाहिए, अगर इनको डायमेंशन उसने फंडामेंटल माना है इन क्वांटिटीज को। तो एनर्जी बताओ, तो एनर्जी अगर आपने सॉल्व करना है तो उसका बेसिक तरीका क्या है, एनर्जी को यू हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ एफ ए एंड टी। तो आपने बहुत क्वेश्चंस ऐसे किए भी होंगे गाइस, इसकी डायमेंशन आप ए मानेंगे, इसकी सॉरी पावर ए, इसकी बी और इसकी सी, तो ए बी सी अननोन है, इनको निकालेंगे, इक्वेशन बनानी है, वो तो आपको पता ही है। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में बहुत सारी डायमेंशन पुट करनी है, तो उसकी डायमेंशन पुट करो, तो ml2t-2 इज इक्वल टू फोर्स है, ml-t-2 ए, ये क्या है, ए एक्सेलरेशन, और इसकी जो पावर है उसको ए लिख देंगे आप, एक्सेलरेशन होता है आपका lt-2, उसकी पावर है बी, और टी तो टाइम है, उसकी पावर है आपकी सी। ठीक है, अब आपको बहुत क्लियरली पता है जो लेफ्ट हैंड साइड ये है, इनमें हर एक पावर आप इंडिविजुअली चेक करो,
ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या था, जिस क्वांटिटी को निकालना है उसको लिख लेना है इन टर्म्स ऑफ जिसके टर्म्स में निकालना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला, उनकी पावर अननोन है वो मान लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एम एल टी सबको इंडिविजुअली अलग अलग कर लेते हैं। देखो इस पूरे में एक ही एम है, उसकी पावर ए है, अलग कर लिया। यहाँ पे एल की पावर ए है, यहाँ पे एल की पावर बी है, तो पावर से ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस एल ही है, सेम है। अब t यहाँ पे है -2, t-2, और यहाँ पे a, यहाँ पे t-2 भी है, ठीक है, और यहाँ पे है +c। तो आप देख सकते हो हर एक क्वांटिटी अलग अलग हो गई। अब हम कंपेयर करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे m की पावर 1 है, तो ये 1 किसके इक्वल होगा, a के, तो a आ गया आपका 1, a की वैल्यू तो आ गई। यहाँ पे l की 2 पावर है, तो ये किसके इक्वल होगी, इसके, तो a + b इक्वल टू आ गया 2, और एक आप निकाल चुके हैं दैट इज 1। तो a1 है तो b क्या हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज 1, तो ये भी आ गया b की वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखो t की पावर -2 है, और यहाँ पे ये बड़ी सी वैल्यू है, तो ये हो गई -2a -2b + c इक्वल टू -2। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो -2, a की वैल्यू 1 आई थी, b की वैल्यू 1 आई है, और c आपने निकालना है गाइस। तो दिस इज -2, नाउ दिस इज -4, तो c आ गया -2 + 4 यानी 2 आ गया, तो c की वैल्यू आपकी 2 आ गई। इट मीन्स ए, यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला बनना चाहिए एफ, ए 1 आया है, बी 1 आया है, और टी आपका 2 आया है, तो दिस इज द आंसर। ई का जो फॉर्मूला बनेगा सम कांस्टेंट एफ ए टी स्क्वायर। चेक करेंगे आप, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो दिस इज करेक्ट। तो यही प्रोसेस है, इस टाइप की प्रॉब्लम एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, बट यार उसको मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे आपको, क्योंकि आपको ये स्टैंडर्ड मेथड ही आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। दैट्स वाई आपको ये आना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, ये आसानी से आप कर सकते हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, ओके। तो बाकी भी क्वेश्चन आएंगे गाइज, वो आप सॉल्व करते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है आपके पास। ओके अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, देखो तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। इफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, उसने बोला इफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ आर एक्सप्रेस्ड एज, मतलब लेंथ की जो डायमेंशन है वो इस तरीके से गिवन है, यानी एल की डायमेंशन दे रखी है आपको जी की पावर एक्स, सी की पावर वाई, और एच की पावर समथिंग जेड, where gc are universal gravitational constant, speed of light, and p is the Planck's constant, okay। then what is the value of x y z की वैल्यू आफ्टर ऑल निकालनी है, मतलब उसने बोला ये तीनों क्वांटिटी जो हैं ये एल की डायमेंशन है। तो सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन आपने फिर से कैसे करना है, जब भी कभी एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में हो, मतलब एज ए डायमेंशन, वो उनके डायमेंशन हो, ये सब इसके डायमेंशन हो, तो इसको सॉल्व करने का सेम प्रोसेस है, बोथ साइड के डायमेंशन लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, अगर फॉर्मूला पूछ रहा है तो उनको यहाँ वापस पुट करेंगे, तो फॉर्मूला आएगा एल का। अगर केवल उनकी पावर्स पूछ रहा है, मतलब जो अननोन क्वांटिटीज है, तो वो डायरेक्ट आप यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, तो एल की जो डायमेंशन होती है वो आप क्या लिखेंगे, एल तो एल ही होता है, तो इसमें एम जीरो है, एल है लेकिन टी जीरो है, तो तीनों को एक साथ लिखना होता है, एम एल और टी, इनमें से कोई मिसिंग है तो उसकी पावर जीरो आप एज्यूम कर सकते हैं। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, आप कैसे निकाल सकते हैं, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, अगर याद नहीं है तो जी आर स्क्वायर बाय एम, m -1 आएगा, g होता है LT-2 एक्सेलरेशन है, और r है रेडियस, तो L2, तो इसकी डायमेंशन आएगी m -1 L3T-2, और उसकी पावर है x, c है स्पीड ऑफ लाइट, तो LT-1 दैट इज y, और z ये h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये आप सबने किया था, h होता है एनर्जी ओवर फ्रिक्वेंसी, मतलब mL2T-2 ओवर T-1, यानी mL2T-1, ठीक है, और इसकी पावर है z। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे इधर m जीरो है, L 1 है, t आपका जीरो है, तो m जितने भी हैं उनको सब अलग करेंगे, m -1, यहाँ पे यार x पावर है तो -x हो जाएगा, यहाँ पे z हो जाएगा +z, इक्वेशन बना लेंगे, फिर l यहाँ पे 3x है, यहाँ पे +y है, और यहाँ पे +2z है, ठीक है, और t यहाँ पे -2x है, और यहाँ पे -y है, और -z है, तो इक्वल टू 0।
सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंप्लीट इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, यहाँ पे जो m की पावर है उसको इक्वेट कर दो, तो माइनस एक्स प्लस जेड बराबर 0, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे x बराबर z के आ गया है, बट वैल्यूज अभी भी नहीं पता है। ठीक है, और जो l की 1 वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी, मतलब 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, और x z के इक्वल है, तो तीन वेरिएबल है तो किसी दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x की जगह मैं z रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, या z की जगह आप x रख सकते हो यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, 3x प्लस वाई प्लस 2, जेड की जगह x इक्वल टू 1, तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये मान लो आप। फिर आप देखोगे ये t जो है ये 0, ये इसके इक्वल है, तो आप लिख सकते हो माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे z की जगह आप x लिख सकते हैं, तो माइनस 2x माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया, तो 3x इक्वल टू वाई आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यार y की वैल्यू 3x आ गई है, इस 3x को इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 5x प्लस 3x इक्वल टू 1 बनेगा। तो आई थिंक ये बन जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस होगा। ठीक है, अगर ये माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 2x इक्वल टू 1, मीन्स यू कैन सी x की वैल्यू आ गई 1/2। तो देखते हैं किस ऑप्शन में x की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे भी है यार, यहाँ पे भी है। ओके ओके ओके, तो ये x वाला तो ऑप्शन एक करेक्ट हो सकता है, y चलो चेक करना पड़ेगा, ये सही है फिर या फिर ये सही है, देखते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब इसमें x नहीं है और वो तो नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, देखो -3 इंटू 1/2 इक्वल टू वाई, तो y आ गया -3/2, तो -3/2, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो y, इसका मतलब ये अगर सही होगा तो उसमें z की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, तो z x के इक्वल है, और ये देखो x 1/2 है तो z भी 1/2 होगा, तो ये करेक्ट है। यू कैन सी नाउ ये करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बट गाइज अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे z की वैल्यू आपकी 1/2 है और y की वैल्यू -3, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y की जो वैल्यू आ रही है -3/2 आ रही है, तो ये तो हमारा करेक्ट है ही, लेकिन ये भी करेक्ट होगा यार। ये देखो आप, y की वैल्यू -3/2 है और z की वैल्यू 1/2 है, दैट्स वाई दिस वन। तो इस क्वेश्चन में आपके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, बी बी और डी बी। एम्स 2008 में आया है, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं नीट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, आप चेक करना जाके। ठीक है, जेईई वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एडवांस्ड आईआईटी में भी काफ़ी क्वेश्चंस इसके पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, यू कैन सी नाउ Planck's constant h, speed of light c and gravitational constant g are used to form a unit length L, to form a unit length L and a unit of mass m। ठीक है, ठीक है, तो अब ये एक नया क्वेश्चन है आपके पास, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ लेंथ l एंड ए यूनिट ऑफ मास m। मतलब उसने बोला है कि एक बार h को, c को और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को l की ये यूनिट बनाते हैं, मतलब l इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो h, c और g, और फिर ये मास की भी यूनिट है, तो m इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा h, c और g। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं इसकी डायमेंशन आप x1, इसकी पावर x1 y1 ये z1 मान लेंगे, और इसको x2 y2 और z2, यही समझना। देखो मैक्सिमम एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले x1 y1 z1 की वैल्यू निकालेंगे, तो l का x1 y1 z1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से l का फॉर्मूला आ जाएगा, वो चेक कर लेंगे। मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट हियर, क्योंकि m भी है और l भी है। ठीक है, फिर m के लिए वैसे ही करेंगे, बहुत सारे डायमेंशन पुट करेंगे, इक्वेट करेंगे, x y z की वैल्यूज निकालेंगे, आप चेक करेंगे, आप खुद सॉल्व करना है इसको, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना गाइज आपने सॉल्व किया तो उसका कौन सा आंसर करेक्ट है, एक है या मोर देन वन ऑप्शन इसमें करेक्ट है।
तरीका वैसे ही रहेगा जैसे हमने अभी अभी सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखते हैं गाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। अब यार कभी कभी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, पूछे जाते हैं, तो मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज दिस। ओके, सीजीएस सिस्टम है ये। In another system where the fundamental quantities are kilogram, meter और minute, the magnitude of force is, तो अपने फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। इन अनदर सिस्टम जिसमें उनकी यूनिट है किलोग्राम, मीटर और मिनट। अभी फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 100 डाइन, तो ये तो सीजीएस है, ठीक है। अब हमने निकालना है इसको किलोग्राम में, मीटर में और मिनट में। तो डाइन, 1 डाइन इक्वल टू व्हाट, ये आप डाइन जो होता है वो आप कैसे लिखते हैं वो तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। बट मैंने इसको कन्वर्ट कर लेना है, तो चलो देखते हैं। 100 इंटू डाइन आपका क्या बनेगा, ये होगा ग्राम, ठीक है। दिस इज व्हाट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसने बोला है उसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम होनी चाहिए और मीटर होनी चाहिए और मिनट होनी चाहिए। तो इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर देना है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर देना है और उसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। सिंपल लॉजिक इज दैट। तो फोर्स आपका हो जाएगा 100, 1 ग्राम केजी होता है 10⁻³ एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे -2 और डिवाइड में सेकंड को आप क्या लिखेंगे, सेकंड को आप लिखेंगे 1/60 मिनट और इसका स्क्वायर भी है। तो यार ये हो जाएगा आपका, देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो 10⁻³ और 60 का स्क्वायर ऊपर आएगा, तो 10⁻³ और 60 का स्क्वायर 3600। तो फोर्स आ गया आपके पास 3.6, ठीक है। ये यूनिट बन गई इसकी केजी मीटर पर मिनट, ये इसकी यूनिट बन जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो और इसका स्क्वायर, तो यार ये बनेगी इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू यानी 3.6। दिस इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये है दोस्तों, अदरवाइज एक फंडामेंटल तरीका जो आपको पता था वो भी आप कर सकते हैं। जब आपने देखा था सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को अगर एसआई में आपने कन्वर्ट करना है, इस तरीके की कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे, तो आप यूज करते थे, क्योंकि N1U1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होती है, यानी N इंटू यू का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा, ठीक है। तो N2U2 एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करने आप यूज कर सकते हो, बट वो लेंथी प्रोसेस है, तो आप डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों जो मैंने डिस्कस किए, और पूरे चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे, तो सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।